बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन क्या होती है, कौन कौन से न्यूट्रिशन है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसमें सबसे पहला हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या? न्यूट्रिएंट्स आर अ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होती है जो एनर्जी को सप्लाई करती है। यानी न्यूट्रिएंट से हम क्या कौन सा चीज़ें गेन करते हैं? एनर्जी गेन करती है, ठीक है। एनर्जी की पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो न्यूट्रिएंट आर यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिक्वायर फॉर ग्रोथ। जो न्यूट्रिएंट है ये हम बायोसिंथेसिस का मतलब ये है कि इन न्यूट्रिएंट से हम दूसरे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन, या इन न्यूट्रिएंट से हम एनर्जी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चाहे वो बायोसिंथेसिस हो या वो एनर्जी की प्रोडक्शन हो, दोनों हम यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। न्यूट्रिएंट को हम बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला हम डिफाइन करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होती है, ठीक है। दिस आर रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट, constitute 95% of cell dry weight, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? देखिए, वो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा मकदार में रिक्वायर हो, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा मकदार में रिक्वायर हो उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट टोटली मिल के एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ड्राई सेल वेट होता है 95% ड्राई सेल वेट बना देती है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्राई सेल वेट मैक्रो न्यूट्रिएंट के कितना है? 95%। और दूसरी बात ये कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 6 एलिमेंट है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट जो होते हैं ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आगे हम एक एक को डिफाइन करेंगे कि कार्बन की क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर, फास्फोरस का। लेकिन इसके साथ साथ दे आर कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये जो 6 एलिमेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लिपिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और ये जो 4 कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कार्बन की, कार्बन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन एज ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके लिए कार्बन बहुत एसेंशियल है, कार्बन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। देखिए, इससे पहले हमने बात की कि मैक्रो न्यूट्रिएंट टोटल कितना परसेंट वेट बनाता है ड्राई सेल वेट? 95%। लेकिन उस 95% में फिर कार्बन जो है ना 50% वेट कार्बन बना देती है, ठीक है। जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई सेल वेट होती है उसमें 50% वेट कार्बन की होती है, ठीक है। टू मेजर सोर्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक वे से भी और ऑर्गेनिक वे से भी। तो इनऑर्गेनिक वे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनऑर्गेनिक वे है। और जो ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, अल्कोहल हुआ। देखिए, एमसीक्यूज में कभी कभार दे सकते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म obtained कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी होगा एमोनिया, ऑप्शन नंबर डी होगा आल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। या हो सकता है कि कभी कभार एमसीक्यूज के स्टेटमेंट इसी तरह भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कि द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन विच आर obtained फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द मेजर सोर्स ऑफ carbon which are obtained from inorganic compound in the form of, ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी आपको दिया होगा शुगर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया होगा अल्कोहल, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ऑल ऑफ दिस होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पास या जो माइनली कार्बन है इनऑर्गेनिक वैसे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बट हावेवर दे आर सम एक्सेप्शन फॉर सम बैक्टीरिया। देखिए ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, यानी बाज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, लेकिन बाज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के बगैर भी वो रह सकते, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो द बैक्टीरिया विच कैन लाई ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट आर ओब्लिगेट एरोबट। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो अपना लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं या वो तब जिंदा हो सकते हैं जब उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हो, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को कहते हैं स्ट्रिक्ट एरोब या ओब्लिगेट एरोब। यानी स्ट्रिक्ट एरोब या ओब्लिगेट एरोब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके अलावा लिखा है कि दोज विच कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट एनारोब। अब बाज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो ऑक्सीजन के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट एनारोब, उसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल इसका है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई, क्लास्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, लेकिन बाज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया दैट कैन लाइव इन बोथ कंडीशन आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब। चाहे ऑक्सीजन हो फिर भी अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, ऑक्सीजन ना हो तो फिर भी अपना ऑक्सीजन एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो इसको कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। अब ऐसे एक एमसीक्यूज लाजमी आ सकती है, मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज होगा कि दूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन परफॉर्म इट एक्टिविटी इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है उसको स्ट्रिक्ट एरोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या स्ट्रिक्ट एनारोब या फैकल्टेटिव एनारोब या फैकल्टेटिव एरोब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा फैकल्टेटिव एनारोब। देखिए ऑप्शन नंबर डी फैकल्टेटिव एरोब भी है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जाहिर सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या आरएनए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास प्रोटीन्स होता है। ठीक है, प्रोटीन्स होता है, आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इन प्रोटीन्स या इन न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास नाइट्रोजन होता है। अब अगर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन है और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन कहाँ पर पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लाजमी होगा। A typical bacterial cell is composed of 12% of nitrogen by its derived। देखिए ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने कार्बन की बात की कि कार्बन कितना परसेंट हो सकता है? 50%। अब नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज हो सकते हैं? 12%, 12%। और टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट की परसेंटेज कितना था? 95%। ठीक है, इसको नोट रखिए कि नाइट्रोजन कितना ज़रूरी है? 12%। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपटेन नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्स। जिस तरह हमने कार्बन के बारे में बात की, बिल्कुल नाइट्रोजन के बारे में यही बात है कि नाइट्रोजन आप ऑर्गेनिक तरीके से भी अपटेन कर सकते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक से भी। ऑर्गेनिक सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक सोर्स इंक्लूड अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक सोर्स इंक्लूड अमीनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इनऑर्गेनिक सोर्स इंक्लूड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट एंड एमोनिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स में आपके पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी हो सकती है, नाइट्रेट भी हो सकते हैं, एमोनिया भी हो सकती है। लेकिन नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अपटेंड करेगा
वो ऑब्टेन करेगा अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इसको एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि नाइट्रोजन कितना परसेंट ड्राई वेट में हेल्प देते हैं, और 12% मौजूद है। ऑर्गेनिक सोर्स क्या है नाइट्रोजन का, अमीनो एसिड है। इनऑर्गेनिक सोर्स क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है और एमोनिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर इज एसेंशियल constitute of protein. It is primarily found in sulfur containing amino acid like cysteine and methionine. Some bacteria use H2O and sulfide as a source of sulfur. देखिए सल्फर एक्चुअली सल्फर प्रोटीन के अंदर होती है, लेकिन एक्चुअली सल्फर प्रोटीन के अंदर नहीं, अमीनो एसिड के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर सिस्टीन अमीनो एसिड आपके पास, मेथ्योनिन अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन और मेथ्योनिन अमीनो एसिड के अंदर सल्फर होता है। अब अगर किसी प्रोटीन के अंदर सिस्टीन या मैथ्योनिन मौजूद है तो उस प्रोटीन के अंदर सल्फर होगा, क्योंकि अमीनो एसिड में सल्फर है। अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में है तो उस प्रोटीन में भी सल्फर होगा। और अक्सर बैक्टीरिया है आपके पास जो वाटर की बजाय सल्फर H2S को यूज़ करते हैं, ठीक है, सल्फाइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें ना फास्फोरस की, तो फास्फोरस के फास्फोरस इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोटाइड एंड एडीपी। देखिए फास्फोरस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी होती है, फास्फोलिपिड में भी हो सकती है, न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकती है और एटीपी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। ये 4 कंपाउंड, इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपाउंड है जहाँ पे फास्फोरस मौजूद है, और वो कंपाउंड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब कि ये फास्फोरस एक्चुअली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। तो द कॉमन सोर्स ऑफ फास्फोरस फॉर बैक्टीरिया और फास्फेट साल्ट। तो अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो फास्फेट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो फास्फेट साल्ट से उसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, इन नेचर माइक्रो न्यूट्रिएंट आर ubiquitous, probably do not usually limit growth. Micronutrients are normally a part of enzyme cofactor and they aid in catalysis of the reaction and maintain a protein structure. देखिए इसके क्या मतलब, नाम से जाहिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए या ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होती है लेकिन ज़्यादा मकदार में नहीं। वो उसी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन काफ़ी लिमिटेड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, काफ़ी लिमिट ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये स्पेशली या तो एंजाइम की कोई पार्ट होता है या एज ए कोफैक्टर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में कैटालिसिस में हेल्प देते हैं या किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में। यानी मतलब ये है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम का पार्ट होता है, या उस एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर होते हैं या उन कोफैक्टर के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभार ये भी हो सकते हैं कि किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहला पोटाशियम की, ठीक है, कि पोटाशियम आपके पास क्या होते हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। is required for activity by number of enzyme including some of those involved in protein synthesis। देखिए पोटाशियम हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बाज़ ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर है, तो उन एंजाइम में पोटाशियम होते हैं। कैल्शियम क्या होते हैं, एमंग अदर फंक्शन कंट्रीब्यूट टू हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरियल एंडोस्पोर, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर्स होते हैं उस एंडोस्पोर्स में कैल्शियम होते हैं। उस कैल्शियम का काम होते हैं कि इस एंडोस्पोर को हीट स्टेबल बना देती है, हीट को रेजिस्टेंस पेश कर देती है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या है आपके पास, मैग्नीशियम सर्व एज ए कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम। तो मैग्नीशियम अक्सर एंजाइम के लिए एज ए कोफैक्टर भी काम कर सकती है, ठीक है। और अगर एटीपी के साथ मिल गया तो एज ए कॉम्प्लेक्स काम करती है। स्टेबलाइजर राइबोसोम, स्टेबलाइज राइबोसोम का मतलब ये, आपने देखा होगा कि राइबोसोम का 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट एक लार्जर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ मैग्नीशियम पर मिले होते हैं और ये भी इसमें मैग्नीशियम इन्वॉल्व है, और ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना आयरन की, तो आयरन क्या है, आयरन इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोक्रोम, आयरन साइटोक्रोम का भी पार्ट है एंड कोफैक्टर फॉर एंजाइम, अक्सर एंजाइम के लिए एज ए कोफैक्टर भी काम करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटीन, और उन प्रोटीन में भी पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करती है, यानी जो प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में हेल्प देती है उन प्रोटीन में भी आयरन मौजूद होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करें कोबाल्ट की,
तो कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। कोबाल्ट विटामिन B12 का कंपोनेंट है। इसके अलावा मोलिबेडियम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। मोलिबेडियम इज रिक्वायर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये MCQs के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करें कि मोलिबेडियम जो है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होते हैं, और कोबाल्ट किसके लिए यूज़ होते हैं? विटामिन B12 के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, वाटर की बात करें, वाटर इज एसेंशियल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। वाटर ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत एसेंशियल होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके लिए पानी का होना बहुत लाजमी है। इट कंस्टिट्यूट 70 to 90% ऑफ वेट ऑफ सेल। ये आपके पास 70 से लेके 90%, यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी सेल ले, उसके अंदर 70 to 90% वाटर का होना लाजमी है। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट डिजॉल्व मेनी केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट एंड देम टू मेक देम रेडिली अवेलेबल फॉर ऑब्जर्प्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अक्सर न्यूट्रिएंट, अक्सर सॉल्यूट उसके अंदर सॉलो हो सकती है, सॉलेबल होती है। अब ये न्यूट्रिएंट जब पानी के अंदर सॉलेबल फॉर्म में मौजूद होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इजीली ऑब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन फोलिक एसिड यानी B9 यूज्ड एज अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और स्पेशली ट्रांसमाइनेशन। तो इसको MCQs के लिए याद रखना कि ये जो फोलिक एसिड है B9, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। लेकिन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक स्पेशल स्टेप ये ट्रांसमाइनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नियासिन की अगर आप बात करें, नियासिन या निकोटैनिक एसिड, ये प्रिकर्सर है NAD की, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर चूँकि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होते हैं, और उन न्यूक्लियोटाइड में अगर आप नियासिन की बात करें, ये एक विटामिन है, या निकोटैनिक एसिड, ये NAD के लिए प्रिकर्सर है। इसी तरह अगर आप राइबोफ्लेविन की बात करें, तो राइबोफ्लेविन या बीटो, ये जो है ना FAD का प्रिकर्सर है। ठीक है, FAD से आते हैं फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसका प्रिकर्सर है। और लास्ट में अगर आप बात करें सायानो कोबालमिन की, जो B12 है, ये मलिकुलर रीअरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन सोर्स की, microorganisms are classified into two groups on the basis of source of carbon, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। कार्बन सोर्स के बेस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दो बेसिक क्लासिफिकेशन की है। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कैसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफ आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिराइव कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हेटेरोट्रॉफ आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच डिराइव कार्बन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड अल्कोहल। देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन को ऑब्टेन करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन हासिल करती है, कार्बन लेता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन ऑब्टेन करते, कार्बन हासिल करते, कार्बन डिराइव करती है, लेकिन वो सोर्स कार्बन का शुगर या अल्कोहल होगा, यानी ऑर्गेनिक होगा, तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ठीक है। अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द सनलाइट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोट्रॉफ। अदर ऑर्गेनिज्म विच केमिकल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड केमोट्रॉफ। जाहिर सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ चीज़ों से एनर्जी को अपटेन करती है, लेकिन अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनर्जी अपटेन करती है लाइट से, अगर वो एनर्जी अपटेन करती है लाइट से, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉफ। लेकिन अगर वो एनर्जी को अपटेन करता है किसी केमिकल से, तो उसको कहते हैं केमोट्रॉफ। यानी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनर्जी अपटेन करते हैं किसी सनलाइट से, तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉफ, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट हो तो उसको फोटोट्रॉफ। लेकिन अगर वो एनर्जी अपटेन करते किसी केमिकल से, तो उसको कहते हैं केमोट्रॉफ, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी उसके लिए क्या हो? केमिकल हो, तो उसको कहते हैं केमोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ जो है ना, में आइदर यूज एज सनलाइट और केमिकल। तो इसके अलावा हमने फोटो ऑटोट्रॉफ को हम फोटोलिथोट्रॉफ भी कहते हैं, और कीमोटोट्रॉफ को कैमेलोट्रोट्रॉफ। इसी तरह जो आपके पास हेटेरोट्रॉफ है, फोटो हेटेरोट्रॉफ या फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, और कीमो हेटेरोट्रॉफ या केमो ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है।
इसके अलावा आपका चैप्टर वाइंड अप हुई तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।